एज इफ और एज दो। जब भी किसी वाक्य में मानो या जैसे कि इस तरह का सेंस आता है तो ऐसे वाक्यों में एज इफ और एज दो का प्रयोग किस तरह से किया जाना है, देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। उसने मुझे ऐसे देखा मानो वो कुछ कहना चाहती हो। शी लुक्ड एट मी एज इफ शी वॉन्टेड टू से समथिंग। यहां पर देखिए मानो के लिए आपने एज इफ का प्रयोग किया, आप मानो के लिए एज दो का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं शी लुक्ड एट मी एज दो शी वॉन्टेड टू से समथिंग। वो उसके साथ इतना फ्रैंक लगा मानो उसे पहले से जानता हो। He looked so frank with him as though he already knew him. तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। You are talking in such a way as though I am your enemy. यहां पर आपने कहा you are talking, तुम बात कर रहे हो इस तरह से या ऐसे, ऐसे या इस तरह से के लिए in such a way का यूज किया जाता है as though I am your enemy. मानो उसे घर जाना हो। एक सिंपल सा सेंटेंस, जब आपको किसी को कहना है मानो उसे घर जाना हो, as if he has to go home. इसी तरह से देखिए वो ऐसे बात कर रहा था मानो मैं उसका नौकर हूं। He was talking in such a way as if I was his servant. लगता है मानो उसे तुमसे प्यार हो। It seems, लगता है। It seems, ऐसा लगता है as if he loves you, मानो वो तुमसे प्यार करता हो। Yet, as yet, till now, by now, so far। और इन पांचों कंजंक्शंस का यूज सिर्फ एक सेंस के लिए हम देखेंगे और वो सेंस है अभी तक, केवल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में। मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। मैंने उसे नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन हर। अगर कोई लड़की है या कोई स्त्री है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं तो आई हैव नॉट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा है अभी तक। अभी तक के लिए मैं यट का यूज कर सकता हूं, या मैं कह सकता हूं आई हैव नॉट सीन हर एज यट, या मैं कह सकता हूं आई हैव नॉट सीन हर टिल नाउ, आई हैव नॉट सीन हर बाय नाउ, आई हैव नॉट सीन हर सो फार। एक सेंटेंस है, अभी तक का स्कोर क्या हुआ है। व्हाट इज द स्कोर। व्हाट इज द स्कोर का मतलब स्कोर क्या हुआ है या स्कोर क्या है अभी तक का। सो फार, व्हाट इज द स्कोर सो फार। वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा है, ही हैज नॉट रीच्ड ऑफिस येट। उसने आज तक बर्गर नहीं खाया है, ही हैजंट ईटन बर्गर टिल नाउ। टिल नाउ, येट, एज येट, आप किसी का भी प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल और हाउएवर। यहां पर हम इन कंजंक्शंस के सिर्फ एक सेंस को जानेंगे और वो सेंस है फिर भी, तब भी या इसके बावजूद भी। देखिए सेंटेंस आपके सामने है, वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे ये आता है। वो कभी स्कूल नहीं गया, ही नेवर वेंट टू स्कूल। फिर भी के लिए मैं इनमें से किसी एक का यूज कर सकता हूं। देन ऑल्सो ही नोज इट, या मैं कह सकता हूं इवन देन ही नोज इट, या मैं कह सकता हूं येट ही नोज इट, या मैं कह सकता हूं स्टिल ही नोज इट, या मैं कह सकता हूं हाउएवर ही नोज इट। तो इन पांचों में से किसी भी एक कंजंक्शन का यूज मैं फिर भी के लिए कर सकता हूं। दूसरा सेंटेंस है, मैं गरीब हूं फिर भी कोशिश करूंगा। आई एम पुअर स्टिल आई विल ट्राई। यहां पर मैंने स्टिल ले लिया, आप कोई सा भी एक कंजंक्शन पांचों में से ले सकते हैं। मैं बीमार था इसके बावजूद मैंने काम किया। आई वॉज अनवेल येट आई वर्कड, या आप कह सकते हैं स्टिल आई वर्कड, या आप कह सकते हैं देन ऑल्सो आई वर्कड, या आप कह सकते हैं इवन देन आई वर्कड, या आप कह सकते हैं आई वॉज अनवेल हाउएवर आई वर्कड। अगला सेंटेंस है, वो अनपढ़ है तब भी उसका व्यवहार अच्छा है। ही इज इलिटरेट इवन देन ही बिहेव्स वेल। ऑल्दो, दो, इवन इफ और इवन दो। जब भी किसी वाक्य में यद्यपि, हालांकि या भले ही का प्रयोग हो तो ऐसे में आप इन चारों में से किसी भी एक कंजंक्शन का प्रयोग इनके लिए कर सकते हैं। तो आइए सेंटेंसेस देखते हैं। हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे ये आता है। हालांकि के लिए आपके पास चार विकल्प हैं, ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो। इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूं ऑल्दो। ऑल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल, अब मैं कहूंगा फिर भी उसे ये आता है। फिर भी के लिए आपके पास 5 विकल्प दिए मैंने। देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर। आप इन पांचों में से किसी का यूज कर सकते हैं,
लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट यहां पर आपको नोट करनी है वो ये है कि ऑल्दो अगर आपने हालांकि यद्यपि ये भले ही के लिए यूज किया, अगर ऑल्दो का यूज किया तो आपको फिर भी के लिए यट का प्रयोग करना ही होगा। ऑल्दो के साथ हमेशा यट का प्रयोग करना कंपलसरी है। तो यहां पर मैं कहूंगा येट ही नोज इट। तो पूरा सेंटेंस है ऑल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल येट ही नोज इट। दूसरा सेंटेंस देखिए, भले ही मैं गरीब हूं फिर भी कोशिश करूंगा। भले ही के लिए मैं कोई भी एक विकल्प ले लेता हूं। इस बार मैं ले लेता हूं दो आई एम पुअर। फिर भी के लिए मैं कौन सा विकल्प लूं? तो फिर भी के लिए मैं कोई भी विकल्प ले सकता हूं क्योंकि यहां पर ऑल्दो नहीं है। ऑल्दो होता तो केवल यट कहता। अभी दो है तो मैं कुछ भी कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं देन ऑल्सो, इवन देन, यट, स्टिल, हाउएवर। तो मैं यूज करता हूं फॉर एग्जाम्पल स्टिल। मैं कहता हूं दो आई एम पुअर स्टिल आई विल ट्राई। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है, हालांकि मैं बीमार था इसके बावजूद मैंने काम किया। मैं लेता हूं इवन इफ आई वॉज अनवेल देन ऑल्सो आई वर्कड। भले ही वो अनपढ़ है तब भी उसका व्यवहार अच्छा है। इवन दो ही इज इलिटरेट येट ही बिहेव्स वेल। आइदर और बहुत ही सिंपल कंजंक्शन है, हम अक्सर इसके बारे में जानते हैं। जब भी किसी वाक्य में या तो ये या तो वो, जब चॉइस दी हो, आपके सामने विकल्प हो या तो ये या तो वो, तो ऐसे वाक्यों में आइदर और का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। यहां पर दो सेंटेंस है, दोनों से पहले या का प्रयोग किया गया है। तुम जाओ, मुझे जाने दो, दो सेंटेंस, इन दोनों से पहले या का प्रयोग। आप कहते हैं आइदर यू गो, या तो तुम जाओ, और लेट मी गो, या मुझे जाने दो। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, या तो राम जाएगा या मैं जाऊंगा। आइदर राम विल गो और आई विल। मैं आई विल के बाद गो का प्रयोग कर सकता हूं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन चूंकि ये अंडरस्टूड है कि बात जाने की हो रही है तो बार बार गो का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। तीसरा सेंटेंस है, राम या तो जाएगा या आएगा। राम के पास दो विकल्प हैं, जाना या आना। चूंकि यहां पर सब्जेक्ट एक ही है, राम, केवल राम की ही बात हो रही है। जब एक ही सब्जेक्ट की बात होती है तो आप आइदर और के कॉम्बिनेशन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है यहां पर विल। राम विल आइदर गो और कम। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स और हैं आपके सामने। मैं दिल्ली जाऊंगा या मुंबई। मेरे पास दो विकल्प हैं, दिल्ली या मुंबई जाने के। आई विल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई, या फिर मैं कह सकता हूं आई विल गो आइदर दिल्ली और मुंबई। दूसरा सेंटेंस है, या तो तुम गलत हो या वो। देखिए दो अलग अलग स्टाइल में कैसे बना सकते हैं। आइदर यू और ही इज रॉन्ग, या आप बना सकते हैं आइदर यू आर रॉन्ग, या तो तुम गलत हो, और ही इज, या वो गलत है। तो ही इज रॉन्ग भी आप कह सकते हैं, लेकिन रॉन्ग बार बार कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि गलत की बात हो रही है। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं नाइदर नॉर के बारे में, जिसका मतलब है न ये न वो। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझें इस टॉपिक को। न तुम जाओ न मुझे जाने दो। नाइदर यू गो, न तुम जाओ, नॉर लेट मी गो, न मुझे जाने दो। दूसरा सेंटेंस है, न राम जाएगा न मैं जाऊंगा। नाइदर राम विल गो नॉर आई विल। आई विल गो भी आप कह सकते हैं, लेकिन बार बार गो कहना जरूरी नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि जाने की बात हो रही है। नाइदर राम विल गो नॉर आई विल। न राम जाएगा न आएगा। यहां पर राम सब्जेक्ट मेरा एक ही है, उसके पास दो विकल्प, राम विल नाइदर गो नॉर कम। न राम जाएगा न राम आएगा। इसी तरह से कुछ सेंटेंस और हैं आपके सामने। न मैं दिल्ली जाऊंगा न मुंबई। आई विल नाइदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई। या आप कह सकते हैं आई विल गो, मैं जाऊंगा, नाइदर दिल्ली नॉर मुंबई, न दिल्ली न मुंबई। न तुम गलत हो न वो। नाइदर यू नॉर ही इज रॉन्ग। नाइदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज। दोनों तरीके से आप दोनों स्टाइल में इसको आप बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट के साथ नॉर और नाइदर का प्रयोग, और पॉजिटिव सेंटेंसेस में सो का प्रयोग। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉट के साथ, नॉर और नाइदर की। नहीं, वो भी नहीं। एग्जाम्पल देखिए, तुम नहीं आते, वो भी नहीं आता। पहला सेंटेंस है तुम नहीं आते, यू डोंट कम। बहुत ही सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वो भी नहीं आता। तो जब दूसरा सेंटेंस साथ में लग के आता है वो भी नहीं आता, तो वो भी नहीं, तो ऐसे केस में आप क्या यूज करते हैं, नाइदर या नॉर का प्रयोग आप कर सकते हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर आएगा सब्जेक्ट। बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन है या स्ट्रक्चर कहूं मैं। नॉर डज ही, या आप कहते हैं नाइदर डज ही। मैंने नहीं पूछा, आई डेंट आस्क, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। मैंने नहीं पूछा, आई डेंट आस्क। न उसने पूछा, नाइदर डिड शी। अगर वो कोई स्त्री है तो शी, अगर कोई पुरुष है तो ही। न उसने पूछा, नाइदर डिड शी, या आप कह सकते हैं नॉर डिड शी। वो नहीं जा पाया, न मैं जा पाया, ही कुडंट गो, नाइदर कुड आई। इसी तरह से देखिए कुछ सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। उसने नहीं बताया, हमने भी नहीं। ही डिडंट टेल, नॉर डिड वी। आप नहीं जाना चाहते, मैं भी नहीं। यू डोंट वांट टू गो, नॉर डू आई। वो नहीं कह सकता, न तुम। ही कांट से, नाइदर कैन यू। अब देखिए वो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अब जैसे आपने नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए नाइदर नॉर देखा, इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए सो का प्रयोग आप देखेंगे। तुम आते हो, वो भी आता है। यू कम, सो डज ही। मैंने पूछा, उसने भी पूछा। आई आस्क्ड, सो डिड शी। वो जा पाया, पाया या सका के लिए कुड का प्रयोग, ही कुड गो। मैं भी जा पाया, सो कुड आई। उसने बता दिया, हमने भी बता दिया। ही टोल्ड, सो डिड वी। आप जाना चाहते हो, मैं भी, यानी मैं कहना चाहता हूं आप जाना चाहते हो, मैं भी जाना चाहता हूं। यू वॉन्ट टू गो, सो डू आई। वो कह सकता है, तुम भी कह सकते हो। वो कह सकता है, ही कैन से, तुम भी कह सकते हो, सो कैन यू। दैट, इफ, वेदर और WH फैमिली मेंबर एज अ कंजंक्शन। किस सेंस में, की के सेंस में। की, जब भी किसी वाक्य में आप देखते हैं ना, राम ने कहा कि वो जाएगा, की। मैंने कहा कि मैं ये काम करूंगा। मैं कह नहीं सकता कि वो आएगा या नहीं, तो की के लिए दैट, इफ, वेदर या WH फैमिली मेंबर को कैसे कंजंक्शन की तरह यूज करना है, ये बात इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। सर्टेनिटी या निश्चितता के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, अभी आप समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। और जब बात संभावना की हो, जब श्योरिटी ना हो, सर्टेनिटी ना हो, तो इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है की के लिए। और वेदर के साथ हमेशा और लगाना कंपलसरी होता है, ये भी आप सेंटेंसेस के माध्यम से समझेंगे। आइए एग्जाम्पल देखें। मैं जानता हूं कि वो खेलेगा, यह निश्चितता है। मैंने कहा मैं जानता हूं कि वो खेलेगा, यहां किसी संभावना की बात नहीं हो रही है। आई नो दैट ही विल प्ले। आरोही कहती है कि अर्नवी प्यारी है। आरोही सेज दैट अर्नवी इज क्यूट। राम कह रहा है कि सीता अच्छी है। राम इज सेइंग दैट सीता इज गुड। तो यहां पर सर्टेनिटी की बात हो रही है, आपने दैट का प्रयोग किया की के लिए। अब आप देखिए सेंटेंस है, मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा। यहां पर सर्टेनिटी नहीं है, यहां पॉसिबिलिटी है, संभावना की बात हो रही है, निश्चितता नहीं है। आई कांट से, मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा। की के लिए मैं क्या लगाऊं, इफ ही विल प्ले। लेकिन जब मैं कहता हूं मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं, या का प्रयोग जब मैंने किया, तो की और या के लिए यहां पर वेदर और के फॉर्मेशन का यूज करूंगा और मैं कहूंगा आई कांट से वेदर ही विल प्ले और नॉट। तो जब भी या नहीं आ जाए सेंटेंस में, तब आप वेदर का प्रयोग की के लिए करेंगे और या के लिए और का प्रयोग। इसी तरह से देखिए, आरोही ने कहा कि अर्नवी प्यारी है। सर्टेनिटी की बात हो रही है, आपने दैट का प्रयोग किया। आरोही सेड दैट अर्नवी वॉज क्यूट। मैंने आपको ये सेंटेंस इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको यहां पर यह कहना चाहता हूं कि अर्नवी प्यारी है के लिए आप सोचेंगे कि अर्नवी इज क्यूट कहना चाहिए मुझे, लेकिन आप ध्यान दीजिए आरोही ने यह बात कब कही, पास्ट में, बीते हुए कल में। तो जब सेंटेंस का पहला पार्ट बीते हुए कल में है तो आने वाला पार्ट भी बीते हुए कल में ही होगा, सेम सेंटेंस में। आरोही सेड, आरोही ने कहा, यह बात बीत गई। आरोही ने कहा कि अर्नवी प्यारी है। भले मैं कह रहा हूं अर्नवी प्यारी है, लेकिन सेंस पास्ट का है, आप कहेंगे अर्नवी वॉज क्यूट, क्योंकि यह बात बीत गई। आरोही कहेगी कि अर्नवी प्यारी है, अब यह भविष्य की बात हुई। आरोही कहेगी,
भविष्य में कहेगी कि अर्नवी प्यारी है, अभी नहीं कह रही हो। आरोही विल से दैट अर्नवी विल बी क्यूट, यानी अर्नवी प्यारी होगी। ये बात भविष्य में, भले ही हम यहां पर है का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस बात को आप हमेशा जान लीजिए, अगर बात पास्ट की है तो पास्ट के हिसाब से चलेगा, अगर फ्यूचर की है तो फ्यूचर के हिसाब से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट्स और बेहतर तरीके से समझ में आते जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। अब यहां पर मैंने कहा, जब पास्ट में आपने किसी बात को कहा भविष्य के बारे में, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, आपने पास्ट में एक बात की भविष्य के बारे में, तो होता यह है कि भविष्य का जो सेंटेंस है विल की जगह वुड का प्रयोग किया जाता। आई सेड दैट आई वुड गो। उसने कहा था कि वो डॉक्टर बनेगा, उसने कहा था बीते हुए कल में, बात कही भविष्य की। ही हैड सेड, उसने कहा था दैट ही वुड बिकम अ डॉक्टर। विल की जगह आपने क्या प्रयोग किया, वुड का। ही वुड बिकम अ डॉक्टर, तो विल वुड में चेंज हो जाता है जब बात पास्ट में कही गई हो भविष्य के बारे में। हमें नहीं पता कि वो वहां जाता है या कहीं और। अब यहां पर देखिए, अनिश्चितता है, संभावना की बात हो रही। वी डोंट नो वेदर ही गोज देयर और समवेयर एल्स। क्या तुम्हें पता है कि वो घर पर है? यहां पर संभावना की बात हो रही है, तो की के लिए आप इफ का प्रयोग करेंगे। डू यू नो इफ ही इज एट होम? और इसी तरह से मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किस तरह से WH फैमिली का आप यूज करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? क्या तुम्हें पता है, डू यू नो, कि मैं कौन हूं? तो ऐसे सेंटेंस में जब आपके सामने की के बाद वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ऐसे में इंटेरोगेटिव WH फैमिली मेंबर ही आपका की जगह पे रिप्लेस हो जाता है। आप कहते हैं डू यू नो हु आई एम? हु का प्रयोग आपने किया, और की के लिए आपने किसी चीज का प्रयोग नहीं किया, बस उसी इंटेरोगेटिव को आपने की जगह पे यूज कर लिया। डू यू नो हु आई एम? क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है? डू यू नो व्हाट दिस इज? राम ने पूछा कि राहुल कौन है? राम आस्क्ड हु राहुल इज। यहां पर हु इज राहुल नहीं, हु राहुल इज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज होती है इस तरह के सेंटेंसेस में। मैंने पूछा कि तुम कहां थे? आई आस्क्ड वेयर यू वर। वेदर और, मैं वेदर और के दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा, चाहे या और की या। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1, वेदर और चाहे या। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको समझेंगे। आपके सामने पहला एग्जाम्पल है, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। वेदर ही गोज और नॉट आई विल गो। दूसरा सेंटेंस है, चाहे राम खेले या ना खेले तुम्हें खेलना चाहिए। वेदर राम प्लेस और नॉट यू शुड प्ले। देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 वेदर और का दूसरा कॉन्सेप्ट है कि या, संभावना के साथ। एग्जाम्पल है, मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं। यहां पर एक पॉसिबिलिटी की बात की, आपके सामने आया कि और फिर आया या, तो आप कह सकते हैं मैं कह नहीं सकता, आई कांट से, कि वो खेलेगा या नहीं, वेदर ही विल प्ले और नॉट। दूसरा सेंटेंस है, वो नहीं जानता था कि लोग आएंगे या नहीं। दोबारा यहां पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ही डिडंट नो वेदर पीपल वुड कम और नॉट। हमें नहीं पता कि वो वहां जाता है या कहीं और। वी डोंट नो वेदर ही गोज देयर और एल्सवेयर। एल्सवेयर या फिर आप कह सकते हैं समवेयर एल्स। नो सूनर हैड और देन का प्रयोग किस तरह के सेंस में, जब किसी वाक्य में ही था का सेंस आता है, लेकिन किस तरह से ये उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट को आपने समझा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपको बेहतर क्लियर होता जाता है। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए। ही था, मैं पहुंचा ही था, मैंने ये काम किया ही था कि वो हो गया। मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए। नो सूनर हैड आई रीच्ड, नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे केम। और यहां पर जो देन यूज किया जाता है THAN, तुलनात्मक, तुलना की बात हो रही है। एक काम की दूसरे काम से तुलना, कि ये काम हुआ ही था कि वो हो गया, दूसरा काम एक काम से तुलना की जा रही है। राम को मैंने फोन किया ही था कि उसका मैसेज आ गया। नो सूनर हैड आई कॉल्ड राम देन ही मैसेज्ड मी।
इसी तरह से सेंटेंस है, हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। हम सोए ही थे कि बारिश होने लगी। नो सूनर हैड वी स्लेप्ट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इस तरह के वाक्य इस कॉन्सेप्ट में आते हैं। जब भी किसी वाक्य में न केवल ये बल्कि वो भी, या यही नहीं वो भी, इस तरह का सेंस आता है तो आप नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। वो न केवल क्रिकेटर है बल्कि फुटबॉलर भी है, या मैं कह सकता हूं वो क्रिकेटर ही नहीं फुटबॉलर भी है। ही इज नॉट ओनली ए क्रिकेटर बट ऑल्सो अ फुटबॉलर। वो है न केवल एक क्रिकेटर, नॉट ओनली ए क्रिकेटर बट ऑल्सो, बल्कि फुटबॉलर भी, बट ऑल्सो अ फुटबॉलर। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ऑल्सो की जगह ऑल्सो का ही यूज करना है। ये नहीं कि कई बार गलती करते हैं कि बट के बाद कई लोग इस तरह से भी फॉर्मेशन बनाते हैं, ही इज नॉट ओनली ए क्रिकेटर बट अ फुटबॉलर टू। भी के लिए ऑल्सो की जगह टू का प्रयोग कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। जब आप नॉट ओनली का यूज करते हैं तो बट ऑल्सो का यूज करना कंपलसरी है। इसी तरह से देखिए एक सेंटेंस है, वो न केवल मेरा दोस्त है बल्कि तुम्हारा भाई भी है। या फिर मैं कह सकता हूं वो मेरा दोस्त ही नहीं तुम्हारा भाई भी है। ही इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो योर ब्रदर। वो है, ही इज न केवल मेरा दोस्त, नॉट ओनली माई फ्रेंड, बल्कि तुम्हारा भाई भी, बट ऑल्सो योर ब्रदर। वो न केवल अंग्रेजी बल्कि पंजाबी बोलना भी जानता है। या मैं यूं कहूं वो अंग्रेजी ही नहीं पंजाबी बोलना भी जानता है। ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो पंजाबी। अदरवाइज और एल्स बहुत ही सिंपल कंजंक्शंस हैं। इन दोनों ही कंजंक्शंस का प्रयोग वरना के सेंस के लिए या नहीं तो के सेंस के लिए किया जाता है। किस तरह से किया जाना है ये बात उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं मेहनत करूंगा वरना फेल हो जाऊंगा। आई विल वर्क हार्ड वरना, वरना के लिए आपने क्या यूज किया, अदरवाइज आई विल फेल। सही पता लिखो वरना कुरियर कहीं और जा सकता है। राइट द करेक्ट एड्रेस और एल्स। आप वरना के लिए अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं और एल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अदरवाइज कुरियर में गो समवेयर एल्स, या आप कह सकते हैं और एल्स कुरियर में गो समवेयर एल्स। तो जहां पर अदरवाइज का यूज आप करते हैं, आप और एल्स का भी प्रयोग वरना के सेंस के लिए कर सकते हैं। मत जाओ नहीं तो वो तुम्हें डांटेगा, यानी मत जाओ वरना वो तुम्हें डांटेगा। डोंट गो अदरवाइज ही विल स्कॉल्ड यू, या आप कहिए डोंट गो और एल्स ही विल स्कॉल्ड यू। अभ्यास करो नहीं तो जीतना मुश्किल है। डू प्रैक्टिस, डू का यूज किया यहां पर। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि क्यों डू का यूज किया जाता है इस तरह के सेंटेंसेस में, थोड़ा जोर देने के लिए। डू प्रैक्टिस अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू विन, या आप कह सकते हैं डू प्रैक्टिस और एल्स इट्स डिफिकल्ट टू विन। प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग दोनों का ही प्रयोग बशर्ते, शर्त यह है कि, पर तब जब, इस तरह के सेंस वाले वाक्यों में किया जाता है जब कंडीशन की बात होती है, किसी शर्त की बात होती है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, मैं तुमसे मिलूंगा पर तब जब तुम मुझसे वादा करो कि तुम राम के बारे में नहीं पूछोगे। मैं तुमसे मिलूंगा पर तब जब, बशर्ते, या आप कहना चाहते हो मैं तुमसे मिलूंगा पर शर्त ये है, कंडीशन दी आपने, तो आप प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडेड का यूज कर सकते हो। आई विल मीट यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट आस्क अबाउट राम, या आप कह सकते हो आई विल मीट यू प्रोवाइडिंग यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट आस्क अबाउट राम। वो आएगा पर तब जब राम ना आए, आपने कंडीशन रख दी, वो आएगा बशर्ते राम ना आए। ही विल कम प्रोवाइडिंग राम डजंट कम। मैं तुम्हें पैसे दूंगा बशर्ते तुम मेरा काम करो। आई विल गिव यू मनी प्रोवाइडेड यू डू माई वर्क। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड दोनों के साथ आप दैट का प्रयोग करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं। आप प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट, जब भी किसी वाक्य में ताकि का सेंस आता है तो सो दैट का प्रयोग किया जा सकता है। किस तरह से ये बात उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा।
तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं। मैं मेहनत करूंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक सिंपल सेंटेंस है। मैं मेहनत करूंगा, आई विल वर्क हार्ड, ताकि, सो दैट। मैं पास हो सकूं, सकूं या पाऊं, इसके लिए आप कुड का यूज करते हैं, आई कुड पास। सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए, राइट द करेक्ट एड्रेस सो दैट कुरियर डजंट गो एल्सवेयर। मत जाओ ताकि वो तुम्हें न डांटे, डोंट गो। मत जाओ के लिए आप कहते हैं डोंट गो। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसके बारे में इंपेरेटिव्स में मैंने आपको बताया था। डोंट गो सो दैट ही डजंट स्कॉल्ड यू। अभ्यास करो ताकि तुम जीत पाओ, अभ्यास करो, डू प्रैक्टिस सो दैट यू कुड विन। So, hence, henceforth, that's why, therefore, that's the reason। इसलिए जब किसी वाक्य में आता है तो इनमें से किसी एक कंजंक्शन का प्रयोग आप वहां पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं गया इसलिए तुम आए। बहुत ही सिंपल सेंटेंस। आई वेंट सो यू केम, आई वेंट हेंस यू केम, आई वेंट henceforth you came, आई वेंट दैट्स why you came, आई वेंट दैट्स द रीजन you came। इनमें से किसी का भी यूज आप यहां पर कर सकते हैं, सेंस बिल्कुल सेम है। लेकिन एक बात मैं आपको यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, वाक्य के अनुसार सो, हेंस, henceforth, दैट्स वाई, दैट्स द रीजन, देयरफॉर इनका प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य के ऊपर निर्भर करता है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इन पर्टिकुलर कंजंक्शंस का यूज किस तरह से सेंटेंसेस में किया जाना चाहिए, तो आपको ये बेहतर समझ आ पाएगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इसलिए के लिए इन सभी कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। स्टिल और इवन नाउ, जब भी किसी वाक्य में अभी भी या आज भी का सेंस आता है तो आप इन दोनों में से किसी भी एक कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए रूल नंबर 1, स्टिल इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड जस्ट बिफोर द वर्ब। स्टिल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद और वर्ब से पहले किया जाता है। वेयर एज, जबकि इवन नाउ इज यूज्ड एट द बिगिनिंग और एट द एंड। इसका मतलब है कि इवन नाउ का प्रयोग सेंटेंस की शुरुआत में या सेंटेंस के अंत में किया जाएगा। दूसरा रूल देखिए, इवन नाउ is not often used in interrogative sentences। इवन नाउ का प्रयोग अक्सर प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं किया जाता। जब हम बोलते हैं अक्सर, इसका मतलब यह है कि इवन नाउ का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जा सकता है लेकिन अक्सर नहीं किया जाता। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मैं अभी भी पढ़ रहा हूं। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए, स्टिल के साथ आप कैसे बना सकते हैं, आई एम स्टिल स्टडीइंग। हेल्पिंग वर्ब है एम, स्टडी मेन वर्ब। तो यहां पर आप कह सकते हैं आई एम स्टिल स्टडीइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टिल का यूज किया और वर्ब से पहले। या फिर आप कह सकते हैं आई एम स्टडीइंग इवन नाउ। मैंने आपको बताया कि इवन नाउ का प्रयोग सेंटेंस की स्टार्टिंग और एंड दोनों जगह किया जा सकता है। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, इवन नाउ आई एम स्टडीइंग, वो अभी भी वहां जाती है, शी स्टिल गोज देयर। यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन वर्ब है। वर्ब कौन सी है आपके सामने, गो। गो मतलब जाना, ये क्रिया है। तो क्रिया से जस्ट पहले स्टिल का यूज किया, शी स्टिल गोज देयर। या आप कह सकते हैं इवन नाउ शी गोज देयर। सेंटेंस है अमन अभी भी खेल रहा है, अमन इज स्टिल प्लेइंग। या आप कह सकते हैं अमन इज प्लेइंग इवन नाउ। और अब देखिए आपके सामने एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वो आज भी आता है, डज ही स्टिल कम। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। प्रश्नवाचक वाक्यों में आप स्टिल को प्रेफरेंस दीजिए, तो आप स्टिल का प्रयोग यहां पर करिए। आप चाहे तो इवन नाउ का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं डज ही कम इवन नाउ, दैट्स व्हाट। यही तो, वही तो, यही बात तो, या वही बात तो। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वही तो हम सोच रहे थे, दैट्स व्हाट वी वर थिंकिंग। यही बात तो आप पूछ रहे थे, दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। वही बात तो उसने हमें समझाई थी, दैट्स व्हाट ही मेड अस अंडरस्टैंड। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, दैट्स व्हाट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। दैट्स हाउ, जिसका प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जब सेंस आता है ऐसे ही या इसी तरीके से, इसी तरह से,
ध्यान रहे कि दैट्स हाउ का प्रयोग सिर्फ तब किया जाता है जब कुछ करने के तरीके की बात हो रही है। टॉकिंग अबाउट अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मैंने ऐसे ही तो सीखा, यानी मैंने इसी तरीके से तो सीखा, इसी तरह से तो सीखा। दैट्स हाउ आई लर्नड। इसी तरह से उसने मुझसे बात की। दैट्स हाउ ही स्पोक विद मी। वो ऐसे ही खाना खाता है, वो इसी तरीके से ही खाना खाता है। दैट्स हाउ ही ईट्स द फूड। मैंने ऐसे ही तो पूछा था, मैंने इसी तरीके से तो पूछा था। दैट्स हाउ आई हैड आस्क्ड। आप इसी तरह से वहां पहुंच सकते हो, यानी आप ऐसे ही वहां पहुंच सकते हो, यानी आप इसी तरीके से वहां पहुंच सकते हो। दैट्स हाउ यू कैन रीच देयर। वो सबसे ऐसे ही बात करता है, इसी तरीके से बात करता है। दैट्स हाउ ही टॉक्स टू एवरीवन। दैट्स व्हेन। जब किसी वाक्य में उसी वक्त या तभी का सेंस आता है तो दैट्स वन का प्रयोग किस तरह से किया जाना है, ये बात इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप समझेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि दैट्स व्हेन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी समय की बात हो रही हो। टॉकिंग अबाउट अ टाइम। एग्जाम्पल देखिए, मैं उसी समय पहुंच गया। उसी समय, दैट्स व्हेन आई रीच्ड। वो ठीक तभी घर आया। तभी, दैट्स व्हेन ही रीच्ड होम। अमन तभी मुझसे मिला था। दैट्स व्हेन अमन मेट मी। जब पापा आए उसी वक्त मम्मी भी आ गई। यहां पर भी वक्त की बात हो रही है। उसी वक्त, तभी। When dad came, that's when even mom turned up. मैंने उसी वक्त उसे कहा था मत जा। That's when I told him don't go. That's where. जब भी किसी वाक्य में यहीं तो, वहीं तो, इसी जगह तो या उसी जगह तो इस तरह का सेंस आए तो दैट्स वेयर का प्रयोग किस तरह से किया जाना है ये बात आप जानेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। दैट्स वेयर का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी स्थान की बात हो रही हो। टॉकिंग अबाउट अ प्लेस। एग्जाम्पल आपके सामने है। यहीं तो मैं रहता हूं। देखिए, जगह की बात हो रही है। यहीं तो मैं रहता हूं। दैट्स वेयर आई लिव। वहीं तो हम रहा करते थे। दैट्स वेयर वी यूज्ड टू लिव। यहीं मैं पैदा हुआ। दैट्स वेयर आई वॉज बॉर्न। वहीं पर तो मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। दैट्स वेयर आई हैड टोल्ड यू अबाउट इट। यहीं तो उसे पीटा गया। दैट्स वेयर ही वॉज बीटन। इसी तरह के एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जैसे हम उस दिन वहीं तो मिले थे। देखिए, जगह की बात हो रही है। किसी जगह की बात हो रही है कि यहां पर मिले थे। दैट्स वेयर वी हैड मेट दैट डे। राम उसी जगह तो खड़ा था। दैट्स वेयर राम वॉज स्टैंडिंग। मैं वहीं तो जा रहा हूं। दैट्स वेयर आई एम गोइंग। दैट्स विच। जब भी किसी वाक्य में उसी को या इसी को का सेंस आता है किसी निर्जीव के साथ तो आप दैट्स विच का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं। यहां पर किसी चीज की बात हो रही है, किसी निर्जीव की बात। मान लीजिए मैं कहूं कोई पेन गुम हो गया और मैं कहूं कि उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं, तो यहां पर पेन की बात हो रही है, तो निर्जीव की बात हो रही है, तो मैं दैट्स विच का प्रयोग कर सकता हूं। दैट्स विच ऑल आर सर्चिंग। उसी पेन को तो सब ढूंढ रहे हैं। दैट्स द पेन ऑल आर सर्चिंग। इसी को तो मैं इस्तेमाल करता हूं। मान लीजिए किसी मोबाइल की बात हो रही है कि इस मोबाइल को मैं इस्तेमाल करता हूं। इसी को तो मैं इस्तेमाल करता हूं। दैट्स विच आई यूज। मैंने इसी पर तो किताब रखी थी। दैट्स विच आई हैव केप्ट द बुक ऑन। मैंने उसी को खरीदा। दैट्स विच आई परचेज। मैंने उसी किताब को खरीदा। दैट्स द बुक आई परचेज। तो जब आप कहते हैं मैंने उसी को खरीदा, लेकिन यहां पर भी ये अंडरस्टूड है कि खरीदा किसको? किसी निर्जीव को। चाहे किताब हो, चाहे मोबाइल, चाहे पेन, चाहे पेंसिल, कुछ भी हो, लेकिन सेंस हमेशा किसी निर्जीव को खरीदने का होना चाहिए, तभी आप दैट्स विच का प्रयोग करेंगे। दैट्स हु और दैट्स whom। जब भी किसी वाक्य में उसी को या इसी को, किसी सजीव की बात हो रही हो, उसी को या इसी को का सेंस आता है तो आप दैट्स हु या दैट्स whom का प्रयोग कर सकते हैं। उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं। यहां पर
किसको ढूंढ रहे हैं? किसी सजीव की बात हो रही है। मान लीजिए राम को सब ढूंढ रहे हैं। राम एक व्यक्ति है, उसको सब ढूंढ रहे हैं। तो राम की बात हो रही है, वो एक सजीव है, लिविंग बीइंग है। तो आप कहते हैं दैट्स whom all are searching, या आप कह सकते हैं दैट्स who all are searching। लेकिन दैट्स whom कहना बेहतर विकल्प है, क्योंकि एडवांस इंग्लिश में who को whom ने पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है इस तरह के सेंस में। सर ने उसी को तो डांटा, दैट्स whom सर scolded, उसी को, वो व्यक्ति है एक, दैट्स whom सर scolded। मैंने उसी को पूछा था, दैट्स whom I had asked। उन्हीं को तो हमने बुलाया था, कई लोग हैं वो, लेकिन है तो व्यक्ति, कोई सजीव। दैट्स whom we had invited। लोगों ने इसी को तो पीटा था, दैट्स whom people had beaten। मैंने उसी को तो पेन दिया, वो एक व्यक्ति है कोई, मैंने उसी को तो पेन दिया, दैट्स whom I gave the pen। टिल देन और बाय देन दोनों का ही प्रयोग तब तक के सेंस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मैंने तब तक उसे नहीं देखा था, यानी मैंने उस वक्त तक उसे नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन हर टिल देन। हम उस वक्त तक बाहर नहीं जाएंगे, यानी हम तब तक बाहर नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो आउट बाय देन। मैं उस वक्त तक तुमसे नहीं मिलूंगा। आई विल नॉट मीट यू टिल देन। उस वक्त तक यानी तब तक के लिए मैंने यूज किया टिल देन। तब तक का स्कोर क्या हुआ था? व्हाट वॉज द स्कोर टिल देन, या मैं कह सकता हूं व्हाट वॉज द स्कोर बाय देन। वो तब तक ऑफिस नहीं पहुंचा था, ही हैड नॉट रीच्ड ऑफिस बाय देन। उसने तब तक बर्गर नहीं खाया था, ही हैडंट ईटन बर्गर टिल देन। टिल देन या बाय देन आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं तब तक के सेंस के लिए। टिल द टाइम, बाय द टाइम और एज लॉन्ग एज, इन चारों ही कंजंक्शंस का प्रयोग सिर्फ एक सेंस जब तक के लिए इस वीडियो लेक्चर में उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक रूल बताना चाहूंगा। यदि जब तक के साथ वाला वाक्य, जैसे हम कहते हैं ना, जब तक मैं नहीं आया, जब तक तुम नहीं आते, जब तक वो नहीं आएगा, जब तक के साथ वाला वाक्य यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो भी जब उसे बोला या लिखा जाएगा तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में ही बोला या लिखा जाएगा। ये आपको हो सकता है अभी कंफ्यूज करे, लेकिन जब एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स आपके सामने है। जब तक मैं नहीं आता मत जाना। जब तक के बाद वाला वाक्य यहां पर तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में है, तो कोई इशू नहीं है। आप इसे सिंपली कैसे बना सकते हैं, आप जब तक के लिए टिल, बाय द टाइम, टिल द टाइम या एज लॉन्ग एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहां पर प्रयोग करता हूं टिल का। मैं कहता हूं टिल आई डोंट कम डोंट गो। मत जाना को क्या कहा मैंने? डोंट गो। दूसरा सेंटेंस देखिए, अब यहां पर जब तक मैं नहीं आऊंगा मत जाना। जब तक के बाद वाला, जब तक के साथ वाला जो वाक्य है वो फ्यूचर में है, मैं नहीं आऊंगा, गागेगी। तो लेकिन जब इसे बोला या लिखा जाएगा तो बोला या लिखा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जाएगा। टिल आई डोंट कम डोंट गो, इस तरह से। तीसरा वाक्य देखिए, जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए। जब तक के लिए आप कोई भी एक यूज कर लीजिए। टिल आई डिडंट कम यू डिडंट गो। डिड नॉट को क्या कहते हैं आप? डिडंट या डिडंट। एग्जाम्पल, जब तक राम नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। अब आप यहां पर देखिए, जब तक के साथ वाला वाक्य राम नहीं आएगा, ये गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। किस तरह से? बाय द टाइम राम डजंट कम वी विल नॉट गो। जब तक तुम यहां हो मैं खुश हूं। जब तक तुम यहां हो, एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई एम हैप्पी। एक सेंटेंस है, जब तक वो आया मैं जा चुका था। बाय द टाइम ही केम आई हैड लेफ्ट। जब तक मेरा परिवार साथ है मुझे परवाह नहीं। एज लॉन्ग एज माई फैमिली इज विद मी आई डोंट केयर। अनटिल और अनलेस, जब भी किसी वाक्य में जब तक नहीं का सेंस आता है तो अनटिल का प्रयोग, और यदि नहीं का प्रयोग आता है तो अनलेस का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप रूल जान लीजिए। यदि जब तक के साथ वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोला या लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने, जब तक मैं नहीं आता मत जाना। जब तक नहीं के लिए आपने अनटिल का प्रयोग किया। आप कहते हैं अनटिल आई कम डोंट गो।
लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, जब तक मैं नहीं आऊंगा। अब ये देखिए यहां पर जब तक के साथ वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। जब आप इसे बनाएंगे, जब आप इसे बोलेंगे, लिखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे। Until I come, don't go. जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए। Until I came, you didn't go. जब तक राम नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। Until Ram comes, we will not go. जब तक नहीं के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? Until राम आएगा, ये फ्यूचर में है लेकिन बनाएंगे प्रेजेंट में। राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में आप क्या लगाते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग। तो यहां पर एस का प्रयोग आप करेंगे। Until Ram comes, we will not go. जब तक तुम नहीं आते मैं यहीं रहूंगा। Until you come, I will stay here. जब तक वो नहीं आया मैं पढ़ता रहा। जब तक नहीं के लिए until he came, I kept studying. जब तक मेरा परिवार साथ नहीं था मैं कमजोर था। Until my family was with me, I was weak. अब देखिए यदि नहीं के कॉन्सेप्ट को, मैं जॉब छोड़ दूंगा यदि मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी। यदि नहीं का प्रयोग होता है तो अनलेस का आप यूज किस तरह से कर सकते हैं? आई विल क्विट द जॉब, मैं जॉब छोड़ दूंगा अनलेस यदि नहीं आई गेट अ पे हाइक, अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, अगर मेरी पे नहीं बढ़ी। अनलेस में ही नॉट भी है, यदि नहीं। राम नहीं पढ़ेगा अगर आपने उसे खेलने नहीं दिया। राम विल नॉट स्टडी अगर आपने उसे खेलने नहीं दिया। अगर नहीं यानी यदि नहीं, यदि नहीं के लिए अनलेस यू लेट हिम प्ले, यदि नहीं आपने उसे खेलने दिया। LEST लेस्ट। देखिए लेस्ट का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है? जब भी किसी वाक्य में सेंस आए, कहीं ऐसा ना हो कि, या सेंस हो ये ना हो कि। और साथ ही साथ ये जानना जरूरी है कि लेस्ट के बाद आने वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है, चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस में हो या किसी भी तरीके से बनाया गया हो। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले, मैं मेहनत करूंगा कहीं फेल ना हो जाऊं। यहां पर एक डर है, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाऊं, या फिर ये ना हो कि फेल हो जाऊं। तो इस तरह का सेंस आता है जब, तो आप लेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आई वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। सही पता लिखो, ये ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कुरियर शुड गो समवेयर एल्स। while WHILE और कॉम्बिनेशन है while प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, करते हुए। जब भी किसी वाक्य में किसी काम को करते हुए किसी दूसरे काम को करने के बारे में बताया गया हो तो while फॉर्मेशन के इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूं सोते हुए while sleeping, खेलते हुए while playing, देखते हुए while watching, मुस्कुराते हुए while स्माइलिंग। लेकिन उदाहरण के माध्यम से आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं चलते हुए पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग वाइल वॉकिंग। दो काम एक साथ कर रहा हूं, एक है चलने का और एक है पढ़ने का। तो चलते हुए पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग वाइल वॉकिंग। या फिर वाइल वॉकिंग का प्रयोग आप शुरुआत में भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं वाइल वॉकिंग आई एम रीडिंग। वो खेलते हुए कुछ सोच रहा था, वो सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग कुछ, समथिंग, क्या करते हुए? खेलते हुए, while playing। या आप कह सकते हैं while playing he was thinking something। एक एग्जांपल है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके सामने है। क्या राम पढ़ते हुए खाना खाता है? Does Ram eat the food while studying? वो मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था। वो दो काम एक साथ कर रहा था, तुम्हें देखने का और मुझसे बात करने का। तो मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था। He was watching you, या कह सकते हैं he was looking at you while talking to me। Whereas और while, इन दोनों ही कंजंक्शंस का प्रयोग जबकि के सेंस के लिए भी किसी वाक्य में किया जा सकता है। देखिए एग्जांपल आपके सामने है। दूल्हा केवल 20 साल का है जबकि दुल्हन 30 की। दूल्हे को ग्रूम कहते हैं, दुल्हन को ब्राइड कहते हैं। द ग्रूम इज ओनली 20 years old while the bride is 30। आप while की जगह whereas का प्रयोग भी यहां पर कर सकते हैं। मेरे पास 10 रुपए हैं जबकि आपके पास 50 रुपए।
I have 10 rupees whereas you have 50 rupees. अयांश के पास एक पेन है जबकि मेरे पास 4. अयांश हैज 1 pen while I have 4. यहां पर आप कह सकते हैं 4 पेन्स, लेकिन बार बार पेन कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि बात पेन की ही हो रही है. हमारे साथ 5 लोग हैं जबकि उनके पास 50 या उनके साथ 50. We have 5 people whereas they have 50 people. WH family used as a conjunction. मैंने WH family के सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि WH family के वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे what, why, where, who, whose, whom, which. और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि WH family के मेंबर्स को, इन वर्ड्स को आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में. और साथ ही साथ इनको कंजंक्शंस की तरह भी यूज किया जा सकता है, जो इस वीडियो लेक्चर में हम आज उदाहरण के माध्यम से समझेंगे. सबसे पहले देखिए WHAT व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन जब आप कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं तो जो के सेंस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ. WHO हु का मतलब होता है कौन इंटेरोगेटिव्स में, और कंजंक्शन की तरह जब आप यूज करते हैं तो मतलब होता है जो लिविंग बीइंग के साथ, सजीव के साथ. आगे उदाहरण में आपको एक एक कंजंक्शंस को, एक एक WH फैमिली मेंबर्स को, जिनको मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, इनका प्रयोग किया जाएगा, आप इसे समझ पाएंगे. विच जिसका मतलब होता है इंटेरोगेटिव्स में कौन सा, और कंजंक्शन की तरह जब आप यूज करते हैं तो मतलब होता है जो नॉन लिविंग के साथ. WHOSE हुज मतलब किसका इंटेरोगेटिव्स में, और कंजंक्शन में जिसका, सजीव के साथ. ऑफ विच इसका भी मतलब होता है जिसका, नॉन लिविंग के साथ. और जब आप प्रश्नवाचक में इसका यूज करते हैं तो आप कहते हैं किसका. WHERE वेयर मतलब कहां, कंजंक्शन की तरह जब आप यूज करेंगे तो कहेंगे जहां. WHOM whom प्रश्नवाचक में आप कहते हैं किसे, और कंजंक्शन की तरह जब आप यूज करते हैं तो आप कहते हैं जिसे. WHEN प्रश्नवाचक में आप कहते हैं कब, when मतलब कब, और जब कंजंक्शन में यूज करते हैं तो when का मतलब हो जाता है जब. HOW हाउ मतलब कैसे, और कंजंक्शन की तरह जब यूज करेंगे तो जैसे. with whom का मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है किसके साथ, और एज अ कंजंक्शन जब आप यूज करते हैं तो आप कहते हैं जिसके साथ. for whom जिसका मतलब एज एन इंटेरोगेटिव होता है किसके लिए, और जब आप कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं तो आप कहते हैं जिसके लिए. फ्रॉम वेयर मतलब कहां से, और कंजंक्शन में जहां से. विदाउट whom किसके बिना, और कंजंक्शन में जब आप यूज करेंगे तो आप कहते हैं जिसके बिना. ये तो फिलहाल आप याद कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. क्या तुमने सुना जो मैंने कहा, क्या तुमने सुना, डिड यू हियर, जो मैंने कहा, जो मैंने कहा, तो जो मैंने कहा वो निर्जीव है. निर्जीव के साथ आप व्हाट का यूज कर सकते हैं, विच का भी यूज कर सकते हैं. व्हाट आई सेड, या फिर आप कह सकते हैं विच आई सेड. मैं भी आया जहां से आप आए, जहां से. यू तो फ्रॉम वेयर मतलब होता है कहां से, लेकिन इंटेरोगेटिव्स में, कंजंक्शंस में जब आप यूज करेंगे जहां से के लिए तो आप कहते हैं फ्रॉम वेयर. आई ऑल्सो केम फ्रॉम वेयर यू केम. लेकिन एडवांस इंग्लिश में कई बार होता क्या है, जैसे फ्रॉम वेयर में फ्रॉम को सेंटेंस के एंड में भी यूज किया जा सकता है. जैसे आप कहें आई ऑल्सो केम वेयर यू केम फ्रॉम. आपने अक्सर ऐसा सुना होगा और न्यूज़पेपर्स में भी अक्सर इस तरह से पढ़ा होगा कि फ्रॉम, फॉर, इन सभी प्रेपोजिशंस का यूज जो कि WH फैमिली के साथ लग करके आते हैं, इनका यूज सेंटेंस के एंड में कर दिया जाता है, यानी इनको स्टार्टिंग से उठा के एंड में लाया जाता है. मैं वो हूं जिसके लिए तुम आए हो. मैं वो हूं, आई एम द वन, जिसके लिए तुम आए हो. जिसके लिए को आप क्या कहते हैं, फॉर whom you have come. या आप कह सकते हो आई एम द वन whom you have come for. आप for का प्रयोग सेंटेंस के एंड में भी कर सकते हो. ये राम है जिसका भाई मेरे साथ था. दिस इज राम whose brother was with me. जिसका भाई, जिसका के लिए आपने क्या यूज किया, whose. मैंने आपको बताया था सजीव के साथ में जिसका के लिए आप यूज करेंगे whose. और जब हम कहते हैं ये वो घर है जिसकी छत कमजोर है, ये वो घर है जिसकी छत कमजोर है, यहां पर देखिए घर की बात हो रही है. घर एक निर्जीव है,
whose का प्रयोग नहीं करेंगे जिसका के लिए या जिसकी के लिए, आप यूज करेंगे of which का। किस तरह से आप यूज करेंगे? दिस इज द हाउस, ये घर है, दिस इज द हाउस द रूफ ऑफ विच, जिसकी छत, द रूफ ऑफ विच इज वीक, वीक मतलब कमजोर। तो यहां पर देखिए, जिसका के लिए जब सजीव की बात आई तो आपने हुज का प्रयोग किया, और जब निर्जीव की बात आई तो आपने ऑफ विच का प्रयोग किया। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे चीजें आपको और क्लियर होती जाएंगी। ये राम है जिसके साथ मैं खेलता था, दिस इज राम विद हुम आई यूज टू प्ले, जिसके साथ के लिए देखिए आपने क्या यूज किया, विद हुम। ये अमन है जिसके बिना मुझे अकेलापन लगता है, दिस इज अमन विदाउट हुम आई फील लोनली, जिसके बिना, विदाउट हुम आई फील लोनली। राम जो मेरे साथ था उसका भाई है, राम हु वॉज विद मी इज हिज ब्रदर, जो मेरे साथ था, जो था मेरे साथ। किसकी बात हो रही है? एक सजीव की बात हो रही है। सजीव के साथ आप क्या यूज करते हैं? हु। जो के लिए आप हु का प्रयोग कर सकते हैं। राम हु वॉज विद मी इज हिज ब्रदर, और साथ ही साथ आप दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं इस तरह के वाक्यों में जो के लिए। राम दैट वॉज विद मी इज हिज ब्रदर। पेन जो मेरे पास था तुम्हारा नहीं है, द पेन विच आई हैड इज नॉट योर्स, और दैट का प्रयोग भी हम जो के लिए कर सकते हैं। तो इससे आपको यह पता लगता है कि हु का प्रयोग सजीव के साथ, विच का प्रयोग निर्जीव के साथ, लेकिन दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के साथ आप कर सकते हैं। जब तुम थे सब कुछ था, when you were there I had everything, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसे के लिए आप whom यूज करेंगे कंजंक्शन की तरह, जिसे तुम ढूंढ रहे हो यही है, कोई सजीव है वो, whom you are searching is here itself। तो इस तरह से सभी कंजंक्शंस को हमने कवर किया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब मैं उन्हीं क्वेश्चंस को जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछे थे, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखता हूं। यहां पर जो सही ऑल्टरनेटिव है वो येलो कलर में है। क्वेश्चन नंबर 1 में हु या दैट आप दोनों का यूज कर सकते हैं, ये बात मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको बताई थी। विच का यूज आप नहीं कर सकते। ही हु वाज विद मी इज माय ब्रदर, या फिर ही दैट वाज विद मी इज माय ब्रदर, वो जो मेरे साथ था मेरा भाई है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप जानते हैं लेस्ट के बाद आने वाले सेंटेंस क्लॉज में आप शुड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। यहां पर सही ऑल्टरनेटिव है अनलेस। अनलेस का मतलब है इफ नॉट। इस सेंटेंस को आइडियली हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इफ का यूज करें और हम कह सकते हैं इफ ही डजंट स्टडी वेल ही विल फेल। अनलेस में तो नॉट खुद ही है, इसलिए अनलेस के साथ में जो सेंटेंस लग करके आता है, जो क्लॉज लग करके आता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनता है और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑफ विच सही ऑल्टरनेटिव है, वीडियो लेक्चर में आप जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आई डोंट नो वेदर ही लाइक्स मी और नॉट, आप जानते हैं वेदर के साथ और का कॉम्बिनेशन, ये बात मैंने आपको बताया इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आई डोंट ईट इट, मैं ये नहीं खाता, आप भी ये नहीं खाते। नाइदर डू यू या नॉर डू यू, नाइदर या नॉर दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अयांश अभी भी अविरत को कॉल करता है। यहां पर सही ऑल्टरनेटिव है स्टिल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टिल का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले किया जाता है। यहां पर जो मेन वर्ब है वो कॉल करना, उससे पहले आप किसका यूज करेंगे? स्टिल का यूज। हालांकि यहां पर आप इवन नाउ का भी यूज कर सकते थे, लेकिन इवन नाउ का यूज तब होता है जब सेंटेंस की शुरुआत में हो या फिर सेंटेंस के एंड में। अयांश कॉल्स अविरत इवन नाउ, या फिर इवन नाउ अयांश कॉल्स अविरत। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ब्लैंक दिया गया है वो कॉल से पहले है, मेन वर्ब से पहले है, इसलिए आपने स्टिल का यूज किया। तो गाइज अब मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर। गुड बाय।